आज का हमारा टॉपिक है भोजन और मानव स्वास्थ्य में। अगला टॉपिक हमारा है मोटापा। सबसे पहले जानेंगे कि मोटापा क्या है। शरीर पर अधिक वसा का जमा होना मोटापा कहलाता है। और ये जो मोटापा है ये हमारे चेहरे, गर्दन, पेट, नितंब यानी हमारी हिप्स हैं, ऐसे स्थानों पर वसा का जमाव होता है। अब इसके दुष्प्रभाव क्या हैं? इससे हृदय रोग हो जाता है, क्योंकि जब अधिक वसा का जमाव होता है तो साधारण सी बात है कि कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ेगी और हृदय की जो धमनियां हैं, शिराएं हैं, उनमें जमने से हृदय पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा मधुमेह की बीमारी भी हो सकती है, जिसे हमें सामान्य भाषा में शुगर कहते हैं, क्योंकि मोटापे के समय हमारे शरीर में अधिक वसा जमा होती है और रक्त में ग्लूकोज का जो स्तर है वो बढ़ने लगता है और इस कारण मधुमेह रोग हो जाता है। इसके अलावा हमारी जो खान पान है और हमारे जो भोज्य पदार्थ हैं आधुनिक काल के, वो हमारे जेनेटिक लेवल तक भी प्रभाव डालते हैं, जिससे कैंसर जैसी भयंकर बीमारियां भी उत्पन्न हो सकती हैं। इसके अलावा श्वसन बाधा, सोते समय सांस लेने में कठिनाई आना, ये श्वसन बाधा के अंतर्गत आती है। क्या कारण हो सकते हैं मोटापे के, हम देख लेते हैं। पहला है वसीय भोजन। यदि हम अधिक तेलीय पदार्थों का, अधिक वसायुक्त भोजन करेंगे तो मोटापा बढ़ेगा। जंक फूड जैसे ये कचौरी है या तले भुने जितने भी भोजन हैं, ये है जंक फूड, इनको खाने से भी मोटापा बढ़ता है। कम व्यायाम, अब आपको पता है कम एक्सरसाइज करेंगे तो मोटापा बढ़ेगा। जीवन शैली, जैसे कर्मचारी हैं या वो लोग जो ऐसी जॉब करते हैं जो कंप्यूटर के सामने बैठते हैं, सारे दिन बैठे रहते हैं, तो ऐसे लोगों में भी किडनी और मोटापे की प्रॉब्लम आती है। इसके अलावा थायराइड की अल्प सक्रियता, जब थायराइड अल्प सक्रिय होगी तो हम जानते हैं कि थायराइड है वो सभी पदार्थों की उपापचय का कार्य भी करती हैं, तो ये वसा के उपापचय पर प्रभाव पड़ेगा, जिससे अधिक वसा के जमाव के कारण मोटापा बढ़ेगा। तो थायराइड की अल्प सक्रियता के कारण भी मोटापा बढ़ता है। मोटापा जो है वो BMI में मापते हैं, BMI बॉडी मास इंडेक्स, और इसको मापने का सूत्र है भार डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर, यानी जितना हमारा भार है उसका हम स्क्वायर करके भार में भाग दे दें मीटर स्क्वायर का, तो हमारा बॉडी मास इंडेक्स आ जाएगा। और ये जो है ये 90 से कम नहीं होना चाहिए और 25 से अधिक नहीं होना चाहिए। आपकी बुक में लिखा है 25 से कम नहीं होना चाहिए और अधिकतम है 30। तो हम इसको एक रैंडम वैल्यू मान लेते हैं कि भाई ये जो है ये 90 से कम नहीं होना चाहिए और 30 से अधिक नहीं होना चाहिए। वैसे जो ऊपर वाले आंकड़े हैं वो ज़्यादा सही हैं। अब जो है मान लो कि आपका जो भार है, मान लो आपका भार है वो 60 kg है और आपकी ऊंचाई है 5 फीट 8 इंच, तो आप इसको जब सेंटीमीटर में बदलेंगे तो ये लगभग 176 सेंटीमीटर हो जाएंगे, और सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे 100 का भाग देना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 1.76। अब 1.76 को जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 3.09 मीटर स्क्वायर। अब इस 3.09 मीटर स्क्वायर का भाग दे देंगे हम अपने भार में। भार कितना है, 60 kg था, और ये हमारा BMI आ जाएगा 19.4। मैंने बताया था कि 19.4 यदि हमारा है, यानी 19 से 30 के बीच में है तो हम फिट हैं। 25 भी है, 25 से 30 के बीच में तो वो मोटापा नहीं कहलाएगा, तो हमने इसीलिए ये रेंज इतनी बड़ी ली है 19 से 30। इस प्रकार हम अपना BMI निकाल सकते हैं। आप भी अपना भार और अपनी हाइट को पता करके भार का जो अपना जो BMI है निकाल सकते हैं, और कमेंट करके मेरे को बता भी सकते हैं कि इनमें से कौन से मोटे हैं बच्चे और कौन से भी पतले हैं जिनको और खाने की ज़रूरत है। अब आगे टॉपिक है रक्तचाप। रक्तचाप या रक्तदाब, ब्लड प्रेशर या BP कुछ भी कह लें, रक्त द्वारा रक्त वाहिनियों पर लगाया गया दबाव। जब हृदय धड़कता है तो उसमें एक बार वो फैलता है, एक बार वो सिकुड़ता है। सिकुड़ने को बोलते हैं संकुंचन या प्रकुंचन, और
फैलने को बोलते हैं अनुशीतलन। ठीक है, अब ये जो दाब है वो प्रकुंचन और अनुशीतलन के रूप में मापा जाता है। सामान्य जो दाब है वो 120/80 होता है। अब यहाँ पर क्या है, प्रकुंचन है वो 120 जिसको हम बोलते हैं सिस्टोलिक, और अनुशीतलन है वो है डायस्टोलिक जो है 80। अब ये 80 और 120 क्या है, 80 mm ऑफ Hg, यानी कि जो स्फैग्नोमैनोमीटर हमारा यंत्र है जिसे रक्तदाब मापते हैं उसे रक्तदाब मापी भी कहते हैं। इसके अंदर मीटर लगा रहता है तो उसके अंदर mm में डिजिट होती हैं। जो पैमाना होता है वो mm में होता है और उसके अंदर भरा होता है पारा, इसलिए ये संपूर्ण जो हमारा पैमाना है ये mm ऑफ Hg में मापा जाता है। यानी स्फैग्नोमैनोमीटर में कितने जो पारा है वो कितने mm ऊपर चढ़ा है वही उसका दाब हमें जो है वहाँ पर पाठ्यांक है वो नोट कर लेते हैं। अब इसके कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट है। 1733 में स्टीफन हेल्स ने घोड़ों में रक्तचाप मापा था। इसके अलावा यहाँ पर इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जो स्फैग्नोमैनोमीटर है उनके आविष्कारक कौन थे, उनके आविष्कारक थे सैमुअल सिगफ्रायड। इनका पूरा नाम है सैमुअल सिगफ्रायड कार्ल रिटर वॉन बेस्क। क्या नाम है, सैमुअल सिगफ्रायड कार्ल रिटर वॉन बेस्क। वॉन बेस्क बोल दो, वॉन बास्क बोल दो, कोई बात नहीं, प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा अंतर है, मैंने बता रखा है आपको। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि इनके प्रभाव क्या है उच्च रक्तचाप के और निम्न रक्तचाप के। निम्न रक्तचाप के प्रभाव हैं जैसे चक्कर, आलस्य, मस्तिष्क, हृदय और किडनी पर प्रभाव, कि जब हमारा रक्त दाब कम हो जाएगा तो पूरे शरीर में रक्त की सप्लाई कम हो जाएगी। रक्त की सप्लाई कम हो जाएगी तो हमारे मस्तिष्क को ऑक्सीजन की मिलने की मात्रा कम हो जाएगी। इससे वो अपने फंक्शन को धीमा कर देगा और उसका फंक्शन धीमे होने पर हमारे शरीर पर पूरा विपरीत प्रभाव पड़ेगा। और उच्च रक्तचाप के क्या प्रभाव हो सकते हैं, उच्च रक्तचाप में है, उच्च रक्तचाप में है जैसे, अब इसके ये कारण भी है और इनके कारण भी होता है। और उच्च रक्तचाप होने पर ये लक्षण भी दिखाई देते हैं, चिंता, क्रोध, बेचैनी आदि ये लक्षण हैं जब व्यक्ति का उच्च रक्तचाप हो जाए तो। और जब ये करते हैं चिंता, क्रोध या करते हैं तो रक्तचाप उच्च हो भी जाता है और रक्तचाप उच्च होने के कारण ये लक्षण दिखाई देते हैं। दोनों ही एक दूसरे पर निर्भर हैं। कारण क्या हो सकते हैं, खान पान हो सकता है, हमारी गलत जीवन शैली, गलत तरीके से खाना, गलत समय पर खाना, चीनी, मैंने पहले ही बताया था 3 सफ़ेद चीज़ें, नमक, मैदा और ये सफ़ेद चीनी है, ये छोड़ दी जाए, आयुर्वेद में भी सजेस्ट किया गया है। चीनी नहीं खानी चाहिए ज़्यादा, मसाले अधिक नहीं खाने चाहिए, कम मात्रा में तो वो औषधीय प्रभाव दिखाते हैं लेकिन अधिक मात्रा में फिर वही जो चीज़ है दुरुपयोग के कारण विष का प्रभाव देती है। श्रमहीन, ये तो पता ही है कि श्रमहीन नहीं होना चाहिए। श्रमहीन होंगे तो जितनी ऊर्जा हम ली है उतनी ऊर्जा हम जो है उपयोग कर नहीं पाएंगे और इसके कारण क्या होगा कि हमारे शरीर में रक्त दाब अधिक हो जाएगा। इसके अलावा जो चाय है और तंबाकू है उनका सेवन नहीं करना चाहिए, या चाय तो हमारे आजकल भारतीय संस्कृति का एक प्रमुख हिस्सा बन चुकी है, तो चाय यदि कम कर दी जाए या खाली पेट न पी जाए तब भी ऐसी समस्या नहीं आती हैं। अब हम देख लेते हैं कि इसके बचाव क्या हैं। तो पोटेशियम युक्त भोजन करना। पोटेशियम युक्त मैंने आपको खनिज लवण में बताया था कि पोटेशियम किस में होता है, जितनी भी हरी पत्तेदार सब्जियां हैं और फल हैं इनमें होता है। दूध कैल्शियम युक्त होता है इसलिए दूध पीना चाहिए। फाइबर यानी जिन फलों और सब्जियों के हम छिलके खा सकते हैं उनके छिलके खा सकते हैं, उनके छिलके साथ खाने चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप नारियल और केले के छिलके भी खाएं, उसको खाएंगे तो असुविधा होगी। इसके अलावा संतृप्त वसा का उपयोग हमें कम करना चाहिए। संतृप्त वसा मतलब वो वसाएं जो मेनली एनिमल से मिलती है, जैसे घी है, वनस्पति घी है। वो हालांकि वनस्पति घी है वो पादपों से प्राप्त होता है परंतु बाद में उसको संतृप्त बनाया जाता है। और इसके अलावा जैसे चर्बी है आदि, और उनसे बचना चाहिए, संतृप्त वसा कम करनी चाहिए हमें। इसके अलावा क्या बचाव हो सकते हैं रक्तचाप को संतुलित करने के लिए?
व्यायाम करना चाहिए, योगा करना चाहिए, धूम्रपान नहीं करना चाहिए और मदिरा पान पर रोक होनी चाहिए। ये सभी जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें हम करके, यानी इन चीज़ों पर रोक लगा के या इन चीज़ों को कम करके, या ऊपर वाली जो कई पदार्थ मैंने आपको बताए हैं, भोज्य पदार्थ कि आपको सेवन करने हैं, इनका उपयोग करके हम रक्तचाप पर संतुलित काबू पा सकते हैं। और आगे के जो हमारे टॉपिक हैं वो इसमें नशीले पदार्थों के दुष्प्रभाव हैं, वो हम अगली वीडियो में करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।